अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब बामुकाबला रुत हिलाल कमेटी के सरबरा मुफ्ती मुनीब, कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा कि कल ईद होगी या नहीं होगी। आज फवाद चौधरी साहब ने ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मंतक और दलाइल के साथ ये कहा, उनका जो एक बुनियादी जो मंतक था या दलील थी कि जो मजहबी त्यौहार के हवाले से तनाज़ात खड़े होते हैं, उनका एक हाल है वो साइंस है। हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब खुद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का फवाद चौधरी साहब। सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये तनाज़ात तो खड़े होते हैं और साइंस आपने जैसे कहा कि हल है, लेकिन आप नहीं समझते कि एक तरफ मुफ्ती मुनीब हैं, दूसरी तरफ पोपल जई साहब है, और आप भी अब एक फरीक जो है बन चुके हैं। फ्रीक वाली बात तो कोई नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये तो एक मेरे ख्याल में तो ये एक साइंटिफिक मामला है और साइंस ही बेहतर जवाब दे सकती है। तो इसलिए हमने एक एक्सरसाइज की थी। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर हम जो मजहबी त्यौहार हैं वो तफरीक का बायस नहीं बनने चाहिए, वो एक यकजहती का बायस बनने चाहिए। आप ये देखिए ना कि कल पूरी पाकिस्तान दुनिया में जो है वो ईद है और हमारे यहाँ सर्टिनिटी नहीं हो पा रही आखिर तक। तो ये तो एक कोशिश है, अगर कामयाब हो सही है, नहीं भी हो तो भी सही। कामयाबी का तयन आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल्लाह कादरी साहब ने कहा कि आप दोस्त हैं, लेकिन आजकल फवाद चौधरी साहब चांद चांद खेल रहे हैं और उसका फैसला जो है वो तो उलमाए कराम ही करेंगे। उलमाए कराम कैसे, मतलब मेरी समझ में तो नहीं आता कि उलमाए कराम जो है वो कैसे मतलब अगर तो देखिए ना, इसमें चांद देखना जो है अगर तो खाली आंख से देखना है, फिर तो हमें नौजवान लड़के लड़कियां रोते हलाल कमेटी में शामिल होने चाहिए जिनकी नज़र परफेक्ट हो। क्योंकि अगर आपने टेक्नोलॉजी से नहीं देखनी तो फिर तो हर शहर की अपनी ईद होगी और हर लोग अपना चांद देखें और उसके मुताबिक अपनी ईद करें। अगर आप इसको रिलाई नहीं करते हैं और आप समझते हैं कि इसके ऊपर हमें जो है वो एक जो है वो डिविसिव ओपिनियन चाहिए, तो फिर जाहिर है कि फिर ये साइंस का जो मेयार है वो नहीं बनता। इसी तरीके से आज ज़्यादातर जो मीडिया फॉर एग्जांपल जो ज़्यादातर रिलाई कर रहा है वो महकमा मौसमियात पे रिलाई कर रहा है और ये भी महकमा मौसमियात पे रिलाई कर रहे हैं। तो हम महकमा मौसमियात पे रिलाई कर रहे हैं, बट हम स्पेस एजेंसी पे रिलाई क्यों ना करें? जब आप जदीद टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम 40 साल पुरानी दूरबीन के ऊपर रिलाई करें और हम मॉडर्न दूरबीन के ऊपर रिलाई ना करें, ये तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। आपका ज़ाहिर कहना था कि इंतज़ार करेंगे। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी भेजे थे, क्या वो भी ऑन बोर्ड हैं? काबीना में कितने वज़रा हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं? काबीना की तो जाहिर है मेजोरिटी जो है वो सपोर्ट करती है और सिर्फ मासवाए चंद लोगों के जो जाहिर है एक समझते हैं कि आप रवायत पसंद हैं और समझिए वो रवायती मामला है। अदरवाइज तो जाहिर है काबीना में तो बहुत बड़ी मेजोरिटी इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि सपोर्ट भी करती है और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ीद इस पर सपोर्ट हासिल हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ऐसा मामला है जो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। ये ऐसे ताकतवर हलके हैं जो रिवायती तौर पर इसको बहुत अहमियत भी देते हैं। आपको लगता है इसकी आपको डर नहीं लगता कि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी आपको? मेरा नहीं ख्याल इसमें हर बात के ऊपर डरने वाली तो कोई बात नहीं है। जो लोग हैं लॉजिकल बात है, हमारा एहतराम का ताल्लुक है। जो उलमा वो वहाँ पे देख रहे हैं उनसे भी हमारा एहतराम का ताल्लुक है और हम जो बात कर रहे हैं उसका भी मामला जो है वो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसमें पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस का कोई इशू। ये सिर्फ बात लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू की तो नहीं है ना फवाद साहब। एक तरफ मजहबी मामलात हैं, जैसे मैंने कहा कि नूरुल्लाह कादरी साहब मजहबी उमूर के वजीर भी हैं, उनका भी एक मौक़िफ़ है। क्या अच्छा नहीं होता अगर आप सब साथ मिल बैठकर फैसला करते और फिर ऐलान करते? अच्छा तो यही होता, लेकिन हमारे आपको मुल्क में दावत नहीं दी? एक साल से मामला जो है वो नजरियाती कौंसिल के पास और इधर जो है वो पेंडिंग है। आप देखते हैं वो कितना वक्त और लेते हैं इसमें कंसेंसस क्रिएट करने में। तो आपको लगता है कि ये मामला या मसला जो है इस वक्त कंसेंसस का है, एक तरफ जिसको कह सकते हैं कि ताकत का नहीं है? ये ताकत का तो जाहिर है नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में रिलीजियस फ्रीडम है। आप ये भी जो औरत हलाल कमेटी है या बाकी हैं कोई इन्फोर्स नहीं कर सकते फैसला, ये भी एक रिकमेंडेशन की पावर है। तो बाकी तो हर शख्स ने अपने अकीदे के मुताबिक अपनी तसल्ली के मुताबिक जो है वो ईद करनी है या नहीं करनी है।
एक और फिर मसला ये भी खड़ा होता है, बहुत सारा आपको जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट भी हासिल है, इसमें सिर्फ काबीना के वुज़रा नहीं है जैसे आपने कहा था, इसमें मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो आम लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि ईद जो आपने बताई थी कल इतवार के रोज़ होगी, जैसे सऊदी अरेबिया में भी हो रही है, सऊदी अरब में भी हो रही है, वो मनाना चाहेंगे, लेकिन उनको तो ज़ाहिर इंतज़ार तो रूरत हलाल कमेटी का ही करना पड़ेगा। जी, जाहिर है जो लोग जब तक ये रूल्स हैं या तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो इसके ऊपर बात करेगा, अदरवाइज जो रूल्स हैं वो मुनीब रहमान साहब का जो रोहित हलाल कमेटी है वो अनाउंस करेगी। हमारी जो अपना जो हमारा हिसाब किताब था वो हमने बता दिया। पूरी दुनिया में कल जो है वो ईद है और उसी हिसाब से पाकिस्तान में भी कल ईद है। आपको ये भी याद होगा, आपको मालूम होगा, तारीख से आप अच्छी तरह वाकिफ़ है कि 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, और उन्होंने कौमी असम्बली में ये कानून क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाज़ा जो खड़ा हो रहा था से 60 की दिहाई में भी 50 की भी दिहाई में, तो इस मसले को हल करने के लिए ये रूरत हाल कमेटी कायम की थी। तो अब आप समझते हैं कि कानून साजी किस तरह से होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, ये तो एक रेजोल्यूशन के तहत बनी हुई है, कानून साजी वाली तो ज्यादा इसमें इशू नहीं। ये तो चूंकि रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास है, वो इस पर फैसला कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो इसमें हमने जो कैलेंडर दे दिया है वो साइंस का हमने बता दिया है। अब ये तो देखिए, ये तो सोसाइटी है या रियासत फैसला करती है कि उन्होंने किस तरफ रहना है। मेरे ख्याल में हमें इल्म, अकल, दलील, साइंस, टेक्नोलॉजी की तरफ फैसला करना चाहिए। अगर आप एक रवायत पसंदी में या माजी की रवायात में रहना चाहते हैं तो फिर उसका कोई हल तो नहीं है, जाहिर है। हम तो अपनी एक एफर्ट कर सकते हैं और बाकी फैसले तो ये सोसाइटी ने खुद करने होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या समझते हैं कि कौन-सा इदारा है जिसको फिर ऐलान आखिर करना चाहिए? आपको भी शामिल होना चाहिए इस फैसला साज़ी में? किस तरह से होना चाहिए? देखिए, बात यह मेरे ख्याल में तो ये प्योरली साइंटिफिक मामला है और जो हमने कैलेंडर तरतीब दिया है उसमें साइंटिस्ट शामिल हैं, उसमें हिसाब के मैथमेटिक्स के लोग शामिल हैं, उसमें मैथ ऑफिस के लोग शामिल हैं। ये सारे लोग उसमें शामिल हैं और उसके मुताबिक वो फैसला हो। और पिछले साल भी क्योंकि आपने जो कमरी कैलेंडर था उसका लॉन्च ये किया था। ये भी वो- ये भी जी, उसी के जी। मुताबिक है। जी, जी, ये बिल्कुल। जो हमने तो कमरे जो कैलेंडर 1 दिया था साल ये भी गुज़रा है, एक आपकी कोशिशों को जो 1 साल गुज़रा है, आप क्या कहेंगे इस 1 साल में क्या बदला है? एक साल में मेरा ख्याल है कि इस पर डिबेट शुरू हुई है, इसके ऊपर काफी मेरा नहीं ख्याल में कोई जल्दी भी नहीं है। अगर ये एक्सेप्ट होने में कुछ वक्त और भी लग जाता है, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान को साइंस की तरफ आना है, टेक्नोलॉजी की तरफ आना है। और प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आप एक अंडर डेवलप्ड पॉपुलेशन के साथ डेवलपमेंट नहीं हो सकते। तो आपको अपनी पॉपुलेशन को डेवलप करना है, उसका माइंडसेट को डेवलप करना है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आइदर आप जो है वो रिट्रोग्रेसिव और बैकवर्ड सोसाइटी बनेंगे और रियासत बनेंगे, या आप एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग रियासत बनेंगे। ये चॉइस तो लोगों के पास है और लोग फैसला करेंगे। अच्छा, लोग फैसला करेंगे, ये चॉइस लोगों के पास है। लेकिन अब जैसे एक और सवाल जो उठता है, आपने एक और बात कही थी कि हो सकता है कि ऐसा वक्त भी आए कि ईद जो है चांद पर ही मनाई जाए। तो एक मलेशियन एस्ट्रोनॉट थे, और ये सवाल उनके जहन में भी था क्योंकि वो नमाज भी पढ़ते कि वो नमाज किस तरह से पढ़े अगर ही इज़ इन स्पेस, खला में हो। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए ना, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो उलमा का काम है, या जो मजहबी हमारे जो तबका है या लोग हैं जो हमारे आलिम हैं, इसके ऊपर वो बात कर सकते हैं कि उनको वो कैसे करेंगे। हमने तो निशानदेही की है कि टेक्नोलॉजी जा किधर रही है। आइंदा आने वाले सालों में आप चांद के ऊपर ज्यादा अरसा गुजारेंगे, वहां पर आप कैसे ईद मनाएंगे, क्या करेंगे, ये एक पूरा मजहबी सवाल होगा जो कि उलमा ने तय करना है। फवाद चौधरी साहब, आप कल ही ईद मनाएंगे या रूरत हाल कमेटी का जो फैसला होगा उसके मुताबिक ईद मनाएंगे? अगर हो सकता नहीं, है ये तो परसों का फैसला तो फैसला। जो जो सरकार का फैसला होगा, जो स्टेट का फैसला होगा, हम तो उसके मुताबिक उठाएंगे। और वो तो जाहिर है क्योंकि रूरत हाल कमेटी का ही होता है फैसला। पता नहीं, अभी देखते हैं किसको वो प्रेफर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज टू डिसाइड। मूड आपको क्या लग रहा है? नहीं, अब मेरा तो ख्याल है कि रोहित हलाल कमेटी भी आज जो है वो अगर कमरी के लिए जो कैलेंडर है उसके मुताबिक ये फैसला करेगी। और आपका ये भी कहना था कि ज़्यादातर जो वाज़े तौर पर चांद नज़र आएगा वो सिंध में नज़र आएगा, बदीन, ठट्टा। जी, बदीन, ठट्ठा, जुगनी, इन जगहों के ऊपर जो है वो चांद नजर आ सकता है। दूरबीन अगर आप
अच्छी दूरबीन है तो उससे आराम से नजर आ सकता है। या अगर अगर आप हमारी ऐप के ऊपर चले जाएं, रोहित ऐप के ऊपर चले जाएं और आप अपने मोबाइल के ऊपर देख लें। अब एक और बात हो रही है, बार-बार बात होती है कि मुफ्ती पोपल ज़ई को भी रूरत हाल कमेटी में या शामिल करना चाहिए, उनको भी फैसला साज़ी में शामिल करना चाहिए क्योंकि वो भी एक तनाज़ा तो हर कई सालों से चल रहा है। मेरा तो ख्याल है इनको बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये किसी की इंडिविजुअल, किसी मौलवी साहिबान का कोई मामला है नहीं। ये तो इसमें तो जो मैथमेटिक्स के लोग हैं, जो स्पेस के लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, उनको शामिल होना चाहिए। इस मामले का क्या ताल्लुक है कि आप जो बुजुर्ग हैं उनको जमा करें और फिर उनसे करें। ठीक है, और अब आपने अपनी ऐप के ज़रिए चाँद देखा है फवाद साहब? जी बिल्कुल, आपको भी मैं कहूँगा अभी आप जाइए, रोहित ऐप के ऊपर जाइए और उसमें आप जो है वो अपना शहर डालिए और उसमें देखिए कि आपका चाँद आपके शहर में किस जगह के ऊपर। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमें वक्त देने। जी, अब हम बात करते हैं, कुछ चाँद रात है या नहीं ज़ाहिर है अभी मालूम नहीं होगा, लेकिन लोग शॉपिंग के लिए और बाहर तो ज़रूर निकले हुए हैं और ये भी ज़हन में रखने वाला है कि कोरोना वायरस वबा की वजह से लोग जो एसओपीज़ है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हुकूमत ने इशू किए हैं, उस पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं और जो ये कल का जो सानेहा था, जो हादसा था, वो कितना असरअंदाज कर रहे हैं, लोग ईद कैसे मनाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समा टीवी के रिपोर्टर्स। हमारे साथ एक सजाद हैदर पेशावर से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद हमें वक्त देने का। सजाद, कुछ बता सकते हैं आप कहाँ हैं और किस किस्म का माहौल है, तफसीलात बताएं। बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ के पेशावर के सबसे मशहूर सदर गोरा बाज़ार में मौजूद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है सूबाई हुकूमत ने जो है दुकानदारों को और तमाम मार्केटों को 5 बजे तक का टाइम दिया है। मतलब अफ्तारी से कबल शाम 5 बजे तमाम बाज़ार जो बंद हो जाते हैं। इस टाइम हम यहाँ पे ऊपर गोरा बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर इन दिनों में, इन रातों में काफ़ी रश होती है। यहाँ पर जो है पाँव रखा नहीं जा सकता, चलना मुहाल होता है। लेकिन अब ये पूरी तमाम जो है मार्केट यहाँ पर बंद है और मेरे पीछे आप देख भी सकते होंगे तमाम दुकानें यहाँ पर बंद है और यहाँ पर ना ही कोई गाहक है और ना ही कोई दुकानदार है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि रमज़ान के आखिरी अरसे में भी जो है मार्केटें जो है सुबह से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। तो जिन लोगों ने जो भी शॉपिंग करनी है एसओपीज़ के तहत वो 5 बजे तक ही शॉपिंग करेंगे और उसके बाद जो है तमाम मार्केटें बंद होंगी। तो इस तरह अभी हम यहाँ पर इस मार्केट में मौजूद है, लेकिन ये मार्केट यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है। ठीक है, यानी कि जैसे वज़ीर जो मुशीर इत्तलात हैं अजमल वज़ीर साहब ने भी कहा था कि एसओपीज़ पे ईद के वक्त भी ज़रूर गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। पेशावर में सख्ती है। अब चलते हैं लाहौर, वहाँ चलते हैं दानियाल उमर के साथ। दानियाल, आप बता सकते हैं क्या माहौल है? जी बिल्कुल अंबर, जिस तरह के कंफ्यूजन माहौल में पाई जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले आप फवाद चौधरी साहब से भी बात कर रही थी, तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों में हर जगह सोशल मीडिया पे दोस्त अहबाब भी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अब कल ईद होगी या नहीं होगी। लिबर्टी मार्केट के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर रश पिछले सालों में भी हम रिपोर्ट करते रहे हैं उससे कदरे कम है, उतना रश नहीं है लिबर्टी मार्केट में देखने में आ रहा, लेकिन फिर भी लोग निकले हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो कपड़े हैं उनकी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक जो कोविड के एसओपीज़ हैं उनकी बात की जाए तो वो इतनी कोई बेहतरीन तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। ताजिर हजरात की तरफ से अगर बात की जाए तो लोग अपने तौर पे जो कोशिश कर रहे हैं वो मास्क पहन के आ रहे हैं, कुछ लोगों ने ग्लव्स पहने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करके चलें, कुछ लोग वो भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये 50-50 है। हर लोग जो है वो मुख्तलिफ राय के लोग जो है वो यहाँ देखने में मिलते हैं मार्केट्स के अंदर। तो लोग जो है वो एसओपीज़ पर कुछ खुद भी एसओपीज़ को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे यहाँ पर फॉलो। जो आप खिलाफ वर्जियों की बात करें दानियाल, जो आप खिलाफ वर्जियों की बात कर रहे हैं कि 50-50 है कि कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे, ये कौन से एसओपीज़ है जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा? अमर, ये जो एसओपीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा था कि जो दुकानें हैं उनके अंदर मखसूस लोग दुकानों के अंदर जा सकेंगे एक वक्त के अंदर। अगर दुकान छोटी है तो बैक वक्त एक ही बंदा जो है वो दुकान के अंदर जाएगा, लेकिन चूंकि ताज़े हजरात हैं वो अपने कस्टमर को वेट नहीं करवा सकते। उनका ये कहना है कि कस्टमर चला जाएगा और अगर उन्होंने वेट करवाया तो उनकी जो कमाई होनी है ईद के ऊपर वो नहीं हो सकेगी, जिसके ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी बात यह कि मुकम्मल तौर पर जो कस्टमर्स हैं कहा गया था कि उनको कहा जाए कि वो मास्क पहनकर मार्केट्स के अंदर आएँ, ग्लव्स पहनकर मार्केट्स के अंदर आएँ, एक दूसरे से फासला रखें। वो भी एसओपीज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर
आम जो दुकानें हैं उनके अंदर तो फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन जो ब्रांड्स हैं, ये शॉपिंग मॉल्स ठीक है। हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको फॉलो करें। तो जो लाहौर के शॉपिंग मॉल्स है वहां पर हमें देखने में आ रहा है कि थोड़ा माहौल कुछ बेहतर है। आप तो दानियाल लिबर्टी में मौजूद है और ये ईद से कबल यहाँ बहुत शॉपिंग होती है। लाहौर के कौन सी और बड़ी जो मार्केटें हैं जहाँ रश ज्यादा है? बिल्कुल अंबर, लाहौर में रश तो काफ़ी सारी मार्केट्स में पहले भी होता था। लाहौर की जो दूसरी जो बड़ी मार्केट्स हैं, पिछले दिनों रिपोर्टिंग भी सारी करते रहे। इचरा मार्केट और अनारकली मार्केट हैं लिबर्टी के साथ साथ, जो कि बड़ी मार्केट्स हैं और कपड़ों के हवाले से, गारमेंट्स के हवाले से, बच्चों के कपड़ों के हवाले से वहाँ पर जो है वो खासा रश भी देखने में मिलता है। तो वहाँ पर एक तो हमें सबसे ज़्यादा रश देखने में मिला। दूसरे जो लाहौर के मेजर बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनका रश देखने में आ रहा है। लोगों को वहां पर तो मखसूस लोगों को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त है मॉल्स के अंदर, बाकी लोगों को जो है वो बाहर वेट करने का कहा जाता है। लेकिन इचरे और जो अनारकली है वहां पर इसी तरह है कि वहां पर रश है और प्रॉपर एसओपीज जो है वो फॉलो नहीं हो रहे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल। अब हम चलते हैं माजरत के साथ। सदाकत अली हमारे साथ मौजूद है, रावलपिंडी में मौजूद है। सदाकत, बता सकते हैं पेशावर जो है वहाँ तो बहुत सख्ती से 5 बजे बंद होगी, वहाँ रश नहीं है। लिबर्टी में कुछ रश है, लाहौर में कुछ और अंदरूनी लाहौर में इलाके हैं जहाँ रश है। रावलपिंडी का क्या हाल है? जी, मैं इस वक्त रावलपिंडी के सदर बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त ईद की ख़रीदारी करने वालों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे ही इफ्तार के बाद इफ्तार ख़त्म हुआ तो लोगों ने बाज़ारों का रुख करना शुरू कर दिया है और लोग अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो ईद की जो आखिरी ख़रीदारी है फाइनल टच दे रहे हैं, ताकि अगर कल मुमकिन तौर पर अगर ईद हो जाती है तो फिर वो कल अपनी ईद जो है मनाएंगे। अगर नहीं होती तो फिर आने वाले दिन इनको एक मज़ीद दिन और मिल सकता है ईद की शॉपिंग करने के लिए। इस वक्त लोगों का खास तौर पर यहाँ पर रावलपिंडी के सदर बाज़ार, इसी तरह रावलपिंडी का राजा बाज़ार, कमर्शियल मार्केट, सादिकाबाद, टंच बाटा के ये बड़े तजारती मराकज़ हैं जहाँ पर ख़रीदारों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जो मार्केटें हैं वो सुबह जो सहरी का वक्त है उसके बाद से लेके रात गए तक जो है वो खोलने की इजाज़त है। इसलिए रावलपिंडी के जितने भी बड़े तजारती मराकज़ हैं वो खुले हुए हैं और लोगों की यहाँ पर ख़रीदारी अपने ज़ोर शोर से जारी है। जहाँ तक बात SOP की है कोरोना के हवाले से, तो यहाँ सवाल पूछना चाहती हूँ, जब मार्केटें खुली थी, जी सदाकत में चाहती हूँ, जब मार्केटें खुली थी तो बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा था, रावलपिंडी में भी बहुत नज़र आ रहा था। तो अब जब औकात जो है उसको बढ़ा दी गई हैं, रश कुछ कम हुआ है? नहीं, बिल्कुल रावलपिंडी में अगर देखा जाए तो शायद रावलपिंडी के जो लोग हैं उनको ज़्यादा ईद शॉपिंग का जुनून है। रावलपिंडी के जो बड़े तजारती मराकज़ हैं जिनमें सदर बाज़ार और ख़ास तौर पर राजा बाज़ार, मोती बाज़ार, यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश था दिन के वक्त भी और इफ्तारी के वक्त भी बहुत ज़्यादा रश था। जैसे इफ्तारी का वक्त आया, इफ्तारी के बाद लोगों ने दोबारा जो है बाज़ारों का रुख करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज दिन में उनको गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोग जो दिन को नहीं निकल सके वो अब शाम को अपनी ख़रीदारी करने के लिए रावलपिंडी के बड़े तजारती मराकज़ का रुख कर रहे हैं। कोरोना के जो SOPs है वहाँ पर वो लोग ज़्यादातर खुद इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्लव्स पहनकर बाज़ारों में का रुख कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह दुकानदारों की जानिब से जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर लोग जो दुकानदार हैं उन्होंने खुद जो है वो SOP का जो है वो ख्याल रख रहे हैं। बाकायदा तौर पर उनके मुलाजिम दुकान के बाहर गेट पर खड़े हैं, जहाँ पर वो बाकायदा दुकान के अंदर जाने वाले किसी भी गाहक को उसको सैनिटाइज़ करने के बाद जो है वो दुकान के अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। उन्होंने खुद भी जो है वो कोरोना किट्स भी पहन रखी हैं और SOP पर अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं वहाँ पर SOPs का कतन कोई ख्याल नहीं किया जा रहा और जो जिसका दिल चाहता है जितने मर्जी जो है वो तादाद में दुकान के अंदर चले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, उस पर कोई अमल दरामद करने वाला नहीं है, जो आने वाले दिनों में जो बड़े किसी खदशे का सबब बन सकता है। लेकिन जो बड़े तजारती मराकज़, बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर SOP की जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। जी, अब जैसे दानियाल भी जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त लोगों में इबहाम है कि कल ईद होगी या नहीं होगी। एक तरफ रूरल कमेटी वो फैसला करेगी और अभी भी बैठी हुई है, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें उन्होंने कह दिया था, साइंस कहता है कि कल ईद होनी चाहिए। मूड क्या है रावलपिंडी में ईद के हवाले से कि कल होगी या नहीं होगी?
जी, अगर रूहत हिलाल कमेटी की जानिब से अगर आज कल जो ईद का ऐलान कर दिया जाता है, चांद ईद नज़र आ जाता है, लेकिन अगर रूहत हिलाल कमेटी अगर इसका ऐलान करेगी तो बाकायदा तौर पर लोग जो है वो ईद मनाएंगे और ईद के नमाज भी अदा की जाएगी। अगर रूहत हिलाल कमेटी ने कल रोज़े का ऐलान कर दिया तो कल रावलपिंडी में भी, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में बाकायदा तौर पर लोग रोज़ा रखेंगे और फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया उस ऐलान को वो कतन कोई फॉलो नहीं करेगा। ये चूँकि एक शरई मामला है और ज़्यादातर लोगों का यही है कि जब तक रूहत हिलाल कमेटी जो एक कदीम रवायत है हमारे दुनिया में मुसलमानों के लिए, इसलिए उसके मुताबिक जो है वो रूहत हिलाल कमेटी के ऐलान के बाद ही जो है वो ईद करेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कराची से मौजूद है शाहनवाज कादरी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज। आप कहाँ मौजूद हैं और मूड बता सकते हैं, माहौल बता सकते हैं? देखें, मूड और माहौल की बात करें तो कल कराची वालों ने 97 लाशें उठाई हैं, तो माहौल खासा सोगवार है। और अगर हम ईद चांद रात की बात करें तो ये हमेशा से हुआ है कि चांद रात को यही शॉपिंग जो है मुकम्मल कर ली जाती है कि पता नहीं होता कि कल ईद होगी या नहीं होगी। अगर हो जाती है तो फिर पूरी रात जो है शॉपिंग चलती है। लेकिन वो जो चांद रात की जो रौनकें होती थी वो कराची में इस वक्त बिल्कुल मान पड़ चुकी हैं। इस वक्त शहर के अंदर 80% मार्केट्स बंद हैं, 20% जो मार्केट्स खुली हैं उसमें भी चंद दुकानें खुली हुई हैं। तो शहरियों की जानिब से जो टाइमिंग जो दिया गया था शहरियों को वो 5 बजे तक का था, तो शहरियों ने कोशिश की कि अपनी शॉपिंग जो मुकम्मल कर लें। 5-6 बजे तक आज दुकानें कुछ खुली रहीं। लेकिन जो ओवरऑल हम बात करें तो कराची में इस वक्त जो तैयारियाँ हैं ईद की वो उस तरीके से नहीं देखी जा रही जो गुज़िश्ता सालों में या इस सालों में देखी जाती थी। कोरोना वायरस की वजह से एक तो माशी लॉकडाउन था, लोगों की जानिब से कुछ शॉपिंग भी कम की गई। इसके अलावा जो SOPs दी गई थी और जो टाइमिंग्स दी गई थी उससे भी खासा असर पड़ा। गर्मी का भी असर था कि जो टाइमिंग्स दी गई थी वो सुबह से लेकर 4 बजे तक दी गई थी, तो जो बहुत से शहरी जो है निकल नहीं पाते थे गर्मी की वजह से, रोज़े की वजह से, तो उनके लिए चांस होता था कि वो रात तक में शॉपिंग करें। आज हमने देखा कि बड़ी तादाद में शहरी निकले ज़रूर थे, शॉपिंग उन्होंने की, SOPs का भी ख्याल नहीं रखा गया। और हमारी ये ख़ास हमने मुशाहिदा किया कि आज ख़ास तौर पर देखा गया कि शहरी बिल्कुल जो है SOPs जो कोरोना वायरस के हवाले से दी गई हैं उस पर अमल नहीं कर रहे थे। गो के जो है बड़े मॉल्स में देखा गया था कि कुछ हद तक SOPs को फॉलो किया जा रहा था। मास्क लगाने के बगैर जो है मार्केट पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, हैंड सैनिटाइज़ किए जा रहे थे, दीगर SOPs को भी ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन जो लोकल मार्केट्स थी वहाँ बिल्कुल SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इस बार तो मसला जो होता है जी शाहनवाज, मसला जो होता है और हम यही देख रहे हैं मुल्क भर में मसला ज़्यादा होता है छोटी दुकानों में ही होता है। लेकिन साथ साथ लोग ईद मनाने के हवाले से, क्योंकि बार बार जो सूबाई वज़रा भी हैं, मुशीर और वज़ीर इत्तलात हैं, वो बार बार लोगों को कह रहे हैं कि ईद सादगी से मनाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा घूमे फिरे ना। तो लोगों के आपने बात की होगी, क्या इन क्या कह सकते हैं सजेशंस को फॉलो किया जाएगा? बिल्कुल, अक्सरियत जो कराची की जो शहरी हैं वो यही कहते हैं कि इस बार ईद क्योंकि सादगी से मनानी चाहिए। एक तो वजह यह है कि कोरोना वायरस है, माशी जो है हालत वो हालत नहीं जो पहले हुआ करती थी, माशी परेशानियां हैं। कुछ लोग जो है बिल्कुल ऐसे हैं जो ईद के कपड़े या ईद मुकम्मल तौर पर नहीं मना सकते, तो वो भी सादगी से मना रहे हैं। और उसके बाद जो है इतना बड़ा सानिया हुआ है, कल जो हमारे 97 शहरी जो है जाँ बाग हुए हैं प्लेन क्रैश के अंदर, तो कराची वालों का दिल अफसुर्दा है। पहले से ही वो परेशान थे, एक और हादसा हो गया। तो ईद इस बार इस तरीके से नहीं मनाई जाएगी, बल्कि सादगी से लोग में जो हमें तासुर पाया गया है, लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि बस इस बार ईद नमाज पढ़ेंगे और घरों पर रहेंगे। तो इससे ज़्यादा जो है उनको तवक्को नहीं है कि ईद जो है पूरी जोश तरीके से मनाई जाए। और हमारी भी आप लोगों से अपील ये है कि कल इतना बड़ा सानिया हुआ है तो थोड़ी सी जो है सादगी का इख्तियार करें और सादगी से इस बार ईद मनाएं। ठीक है, मैं वापस सजाद आपकी तरफ आना चाहती हूँ। पेशावर में भी क्या ईद मनाने के हवाले से लोग सादगी से ही मना रहे हैं या पुरजोश तरीके से मना रहे हैं? क्या असर हुआ है कोरोना वायरस की वजह से ईद के जो प्लान्स होते हैं और अभी ये जो बड़ा सानिया, बड़ा हादसा हुआ है PI के जहाज़ का? जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत ने तो ऐलान किया है कि वो जो है ईद सादगी से मनाएंगे और अपनी आवाम को भी उन्होंने कहा कि वो ईद सादगी से मनाएं, क्योंकि एक तो कोरोना वायरस है, दूसरी तरफ जो PIA का हादसा पेश आया था उसके बाद हुकूमत ने ऐलान किया। लेकिन यहाँ पर जो है दिन के टाइम जो है हुकूमत ने जो है टाइमिंग रखी हुई है बाज़ार की, 5 बजे बंद हो जाती, तो यहाँ पर लोगों का जो है 5 बजे तक काफ़ी रश देखने में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाज़ार है 5 बजे बंद होते हैं, तो लोग जो है अपनी शॉपिंग के लिए यहाँ पर निकलते हैं और यहाँ पर जो है ठीक ठाक शॉपिंग करते हैं। SOPs को भी जो है कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग जो यहाँ पर SOPs को भी फॉलो नहीं करते। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है मिले जुले रद्दअमल देखने में नज़र आ
ठीक है, ठीक है। मैं अब दानियाल की तरफ जाती हूँ। दानियाल, अंदरूने लाहौर में क्या माहौल रहा है? जी बिल्कुल अंबर, अंदरूनी लाहौर में जो है वो ईद का माहौल वैसे तो है कि अमूमन रश जो है वो ज़्यादा होता है, जिस तरह बाकी भी हमारे शहरों से जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे थे कि चूँकि मुल्क में एक बड़ा सानिया जो है वो कल हुआ है कराची के अंदर, और उसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत ने भी कोरोना वायरस की वजह से पहले से ही कहा हुआ था कि जो ईद है उसको सादगी से मनाया जाए। तो मार्केटों के अंदर थोड़ा बहुत रश है, और कुछ लोग जो है वो खुद से भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो ईद को सादगी से मनाएं। दूसरी बात ये कि इस दफ़ा लोगों ने घरों पर एक दूसरे से जो मिलना है, तो आम तौर पर अमूमन जो लोगों से डिस्कस करके हमें बातों को पता चलता है, वो लोग ये कहते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, अगर एक दूसरे के घर भी जाएंगे तो जो है वो गुरेज करेंगे इससे हाथ मिलाने से, और दूर दूर रहकर जो है वो इस दफ़ा एक ईद को सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा एक कल्चर तो नहीं है हमारा, एक कल्चर बहुत लाइवली कल्चर है, लेकिन बिल्कुल, फिर भी गले मिलने का ईद जो है। ईद की नमाज होती है और गले मिलते हैं, सभी मुबारक कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल, बिल्कुल, सजाद, ईद की नमाज सदाकत होती है और तो वो शाहनवाज गले में मिलना लाज़मी। वक्त देने का। अब हमें छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जो सानिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, PK 8303 97 कंफर्म डेड हैं और 2 सर्वाइवर्स हैं। तहकीकात का ऐलान कर दिया गया है और वज़ीर हवाबाज ग़ुलाम सरवर खान साहब ने कहा है कि 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। तहकीकात किस तरह होनी चाहिए, क्या ये इंडिपेंडेंट होगी या नहीं होंगी, और अभी तक जो हक़ाइक़ सामने आ गए, मज़ीद डिटेल्स आई हैं, उससे क्या मालूम होता है कि ये क्रैश किस तरह से हुआ। ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब कुछ बात करते हैं बदकिस्मत PIA का तैयारा 97 जो हैं लोग, उनकी जहाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। 2 सर्वाइवर्स हैं, लेकिन अब बात हो रही है इन्वेस्टिगेशन की और तहकीकात की कितनी आज़ादाना हो सकती है, क्या होना चाहिए और क्या मुकम्मल हो पाएगी, इस पर एतबार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और अभी तक जो हक़ाइक़ सामने आए, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। एक सर्वाइवर या एनी शाहिद उनको भी कह सकते हैं, उनके भी बयानात हमारे सामने हैं। जो विजुअल्स नज़र आए थे, जो वीडियोज़ हैं, जो मीडिया कॉल्स हैं, उससे एक इब्तदाई तस्वीर तो हम जोड़ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है फ़खर आलम साहब, जो ख़ुद भी पायलट हैं, और कैसर जुल्फ़िकार साहब जो सहाफ़ी भी हैं, और जो एयर ब्लो की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें उनका एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, वो भी उस पे बारे में बात बताएंगे हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने का। पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ फ़खर आलम साहब, क्योंकि अभी तक जो हम पीस टुगेदर कर चुके हैं, जो हमें मालूम हो चुका है कि जो पायलट था उन्होंने लैंड करने की कोशिश की थी 2:35 पर, और फिर दोबारा वो बताया जा रहा है, जो अभी तक मालूम हुआ है कि लैंड नहीं कर पाए थे, शायद कुछ डैमेज भी हुआ था, दोबारा सर्कल किया था और लैंड करने की कोशिश की थी। यानी शायद जो है मोहम्मद ज़ुबैर सर्वाइवर, उनका तो ये कहना है कि उनको मालूम नहीं हुआ था आखिरी मिनट तक कि क्रैश होने वाला है। आपकी क्या असेसमेंट है? आप खुद भी पायलट हैं। अच्छा देखिए, थैंक यू अमर। सबसे पहले तो तमाम वो दोस्त, तमाम पाकिस्तानियों को मैं ये कहता चलूँ कि ख़ास तौर पे जो इफेक्ट हुए हैं उनके लिए दुआ गो हैं हम सब, और बहुत अफसुर्दा हैं। मैं तो बहुत शदीद अपने दिल पे लेके बैठा हूँ इस बात को। दूसरी चीज़ ये कि मैं जो भी बात करने लगा हूँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हम रीजनेबल लॉजिकल गेस वर्क इस वक्त कर सकते हैं, जब तक कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की ट्रांसक्रिप्ट नहीं आ जाती और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, जिसकी वो कॉजेज वगैरह, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, फिर एक डिटेल रिपोर्ट आएगी। बट जो अभी तक जो चीजें पीस अराउंड हो रही हैं उसमें जो और मुसलसल नए फैक्ट्स जो हैं वो इमर्ज कर रहे हैं, और मैं अपने जो PIA के कॉन्टैक्ट्स हैं उनके और सिविल एविएशन के दोस्तों के थ्रू मुझे जो चीजें पता चल रही हैं मैं उस पर असेस कर सकता हूँ। जहाज का ने पहली अटेम्प्ट की, पहली अटेम्प्ट में उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल, चूंकि अभी तक कोई ATC की ऐसी कॉन्वर्सेशन हमने नहीं सुनी जहां पे उन्होंने पहली अटेम्प्ट में ये बोला है कि वो बेली लैंडिंग कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने जब उनको रनवे 25 लेफ्ट क्लियर किया है ATC ने, तो उन्होंने अप्रोच में अचानक उन्होंने गो राउंड की रिक्वेस्ट की, और जिस वक्त वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट गो राउंड, PK 8303 गो राउंड, तो पीछे यू कैन हियर अ मास्टर कॉशन अलार्म बेल इनसाइड द कॉकपिट, टन टन टन, विच जनरली इज कि जब आप गियर डाउन करते हैं, जहाज के पहिए खोलने वाले लिवर नीचे करते हैं, और अगर वो मैल फंक्शन करे तो वो बचता है, ठीक है ना। तो हम ये बात तो डिसमिस कर सकते हैं इस बात को, अगर ये बात दुरुस्त है, अगर ये ATC की रिकॉर्डिंग ऑथेंटिक है, जो कि वो है,
तो उसमें हम ये तयन तो कर सकते हैं कि पहिए खोलने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और पहियों का माल फंक्शन का अलार्म जहाज के अंदर बजा था। लेकिन ये और ज्यादा वाजे होगा जब आप फ्लाइट का वॉइस रिकॉर्डर सुनेंगे, अंदर कॉकपिट में हो क्या रहा था, व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन द कॉकपिट। दूसरी चीज जो इसमें हम आपको इससे जो समझ में आती है कि जो अब दोनों इंजन पे जब मेन गियर नहीं खुला और क्या वो कमिटेड थे, अब ग्राउंड से हमें ये बताया जा रहा है, जो आई विटनेसेस हैं एयरपोर्ट पे जो मौजूद थे, एयरड्रोम पे या सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। जी, लेकिन ये अनऑफिशियल मैं आपको बातें बता रहा हूँ। ये पहले, चूंकि असल इवेंट मेरी नजर में जहां से ये कॉज हम डिटरमिन करेंगे जब ये इंक्वायरी आगे चलेगी, वो ये पहली अटेम्प्ट थी जिसके अंदर प्रॉब्लम आई है। ये जो दूसरा जब वापस लाते हुए गिरा है जहाज, ये इसलिए हुआ है क्योंकि पहली अटेम्प्ट में या पहला जो ये गो राउंड हुआ है वहां पे कुछ हुआ है। So why did the wheels not open and that alarm go off? That will perhaps be the center of the question. ठीक है। And secondly, वो जो आपके engines जब डैमेज हुए हैं, जब रगड़ा खाया है उन्होंने, क्योंकि अब जो सिविल एविएशन की इंटरनली बात हो रही है वो ये है कि 4500 फुट के मार्कर पे लाइनें लगी हुई हैं, मेटल की डबरी मिली है इंजन की को जो रगड़ा खाते हुए 6000 फुट पे लगी। तो 2 दफा उसने मतलब अगर टप्पे खाए हैं तो इसका मतलब है कि बिल्कुल लास्ट मिनट में उनको ये पहिए का जो भी इशू है वो हुआ है, एंड द व्हील्स डिडंट ओपन एट दैट स्टेज। एंड उन्होंने फिर टॉगो अगर स्विच दबाया है, टू गो अराउंड वाला स्विच है जो ऑटोमेशन पे जहाज को वापस ठीक है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप टेक्निकल ज्यादा हो रहे हैं, आम लोगों को समझने के लिए, क्योंकि एक बहुत एक ये भी बुनियादी सवाल है कि पायलट जो है बेली लैंडिंग की कोशिश कर रहा था या नहीं कर रहा था। बेली लैंडिंग क्या होती है, किस वक्त करते हैं? बेली लैंडिंग उस हालत में की जाती है जब आपके पहिए ना खुल रहे हो और आपके पास और कोई ऑप्शन ना रह चुका हो, तो उसके और ये इशारा तो मिल रहा था कि शायद लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था। हाँ, लेकिन ये लैंडिंग गियर ये बिल्कुल आखिरी मिनट पे जो हमने सुनी है ना अलार्म, जो एटीसी की कॉन्वर्सेशन है, तो ये पीछे से प्रॉब्लम नहीं थी, ये बिल्कुल लास्ट मिनट पे हुई है। जो अभी तक हमें, अगेन यू गॉट टू अंडरस्टैंड, दिस कैन नॉट बी अंबर असेस्ड टिल वी हियर द वॉइस रिकॉर्डर। वर दे हैविंग अ प्रॉब्लम आफ्टर टेक ऑफ इन लाहौर? Was there a problem on ground at Lahore airfield? Was there something that was squawked by the pilot at the ground in Lahore airfield? We don't know this. This will all come out. But belly landing का मतलब ये है कि आप जहाज के निचले हिस्से पे, उसके पेट पे उसको लैंड कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके पहिए नहीं खुल रहे होते या पहिए डैमेज हो गए होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम पहियों के साथ आ जाती है। ठीक है, मैं आपको रोकती हूँ फखर, मैं आपको रोकती हूँ। आई विल कम बैक टू यू क्योंकि हमारे साथ कैसर जुल्फिकार साहब भी मौजूद है। कैसर जुल्फिकार साहब, आपका तारुफ मैं हल्का ही करूंगी, आप सहाफ़ी भी हैं, और जो एयर ब्लू की क्रैश थी, जो हादसा था सानेहा था, उसमें भी आपकी बराह रास्त ज़ाती तौर पे आपका ताल्लुक था। अब इस वाक़े के बाद तो जो CEO के PIA के CEO अरशद मलिक साहब, उन्होंने तो वाज़े तौर पे कहा था कि जो जहाज़ है उसको मुकम्मल चेकिंग की थी और टेक्निकल फॉल्ट कोई नहीं था, तकनीकी ख़राबी कोई भी नहीं थी इसमें। ये एयर ब्लू के हवाले से जो है, मेरा एयर ब्लू के हादसे में मेरा यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई जो है उसमें उस हादसे में शहीद हुआ था। तो सबसे पहले तो ये है कि ये दोबारा जब हादसा हुआ है तो यकीन जानिए कि हमारे अपने ज़ख़म जो है वो दोबारा ताज़ा हो गए उसी तरह। और अल्लाह ताला जितने शहदा हैं इस हादसे में, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और जो लवाहिकीन है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। जी, तहकीकात के हवाले से कल मैं रात को चेयरमैन साहब जो हैं CEO PIA एयर मार्शल साहब, उनको भी सुन रहा था। बार बार जो है वो, उससे पहले मैं एक की बात करूंगा अंबर के, जब हमारे साथ ये सब कुछ बीता 2010 में जी, उससे पहले एक हादसा 2006 में भी हुआ था। मुल्तान PIA का एक फोकर जहाज़ था, वो गिरा था। तो 2010 के हादसे के बाद हमने अपने प्यारों को तो खो दिया, बट हमने एक कोशिश की, एक एफर्ट की कि अगर हम इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो हम करें। और इसी सिलसिले में हमने जो कुछ हमसे मुमकिन बन पाया हमने किया, और हमने पेशावर हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया फॉर पब्लिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अहम मामला ये है कि गुज़िश्ता 10 सालों में ये चौथा ऐसा बड़ा हादसा है। एवरेज लगा लें, एवरेज 3 years, हर 3 साल बाद हर एक हादसा। और इसमें बात सिर्फ PIA की नहीं है, भोजा एयरलाइंस भी है, एयर ब्लू का हादसा भी है। हर 3 साल बाद एक बड़ा ऐसा हादसा होता है और सोल सर्चिंग होती है और एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। तो हल क्या है? देखिए, हल ये है कि जनवरी 2013 में पेशावर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये पढ़ देता हूँ, चंद एक लाइनें क्विकली जी। ये इसमें पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा था, उस वक्त चीफ जस्टिस है दोस्त मोहम्मद खान साहब, उनका ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस is once again directed to expedite legislation making the investigation safety board absolutely autonomous and independent body, and no one from the CAA or PIA and even from
the defense ministry shall have any administrative or other control over it. ठीक है, तो ये 2013 का ये है, आज तक सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड आपका ऑटोनोमस लेकिन इंडिपेंडेंट तहकीकात का नहीं तो हुआ। ऐलान हो चुका है, 4 अरकान का भी नाम उनके दिए गए हैं। एक्सीडेंट जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है उसके तहत ये हो रही है जो जी, इन्वेस्टिगेशन वो जो ये बनाया है, ये मेरे पास ये नोटिफिकेशन भी मौजूद है, इसके ऊपर भी मेरे इतराज़ात हैं कि ये जो बनाया है इन्होंने कमेटी जो बनाई है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रूल 273 ऑफ सिविल एविएशन रूल्स, तो ये इसके तहत ये बना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको ऑटोनोमस बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए। आज तक वो इंडिपेंडेंट नहीं बना। इस जो ये बनी है इन्वेस्टिगेशन टीम, इसके अंदर अगर आप देखें तो जो 3 माहिरीन हैं, डेफिनेटली मुझे उनकी जो है वो जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई डाउट नहीं, लेकिन ये तीनों लोग जो हैं ये एयरफोर्स से इनका ताल्लुक है। ठीक है, तो और दूसरे जो चौथे साहब हैं निसार मजीद साहब, ये सिविल एविएशन से ATC से हैं। यानी तो कि आपको ये कहना है कि यहाँ पे ये डाउट क्रिएट्स हो जाते हैं कि एयर मार्शल साहब जो हैं, जो इस वक्त PIA के चेयरमैन हैं, वो भी एयर मार्शल हैं, और ये 3 साहब जो हैं ये भी एयरफोर्स के हैं। तो किस तरह आप इसको इंडिपेंडेंट, फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन आप इसकी कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। मैं चाहती हूँ फ़खर भी अपनी इस पे राय दे। फ़खर साहब, जैसे मैंने कहा, जैसे अभी कैसर साहब भी कह रहे थे कि सवाल उठता है कि ये क्या इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल हो सकती है, आज़ाद हो सकती है। CA के तहत जब 3 अरकान हैं, उनका भी उसी इदारे के साथ ताल्लुक़ है जिसका जो PIA के CEO है। दूसरी जानिब उनका बहुत वसूख से कहना कि ये जहाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। आपके कमेंट्स? हम देखें, पहली बात तो ये है कि जहाज में टेक्निकल फॉल्ट था नहीं था, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। अगर फॉल्ट था तो फिर वो भी इशू जो है वो वापस कहानी चली जाती है PIA की मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग की तरफ। अगर जहाज में फॉल्ट नहीं था और जहाज जो है वो पायलट एरर की वजह से गिरा है, तो भी बात वापस PIA के पायलट की तरफ चली जाती है। तो PIA की ट्रेनिंग और PIA की पायलट असेसमेंट और PIA का 17,000 आवर्स एक्सपीरियंस पायलट का इस तरह का एरर करना, मतलब उस तरफ चली जाती है। तो बेसिकली PIA इज स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अगर आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की वो वाली इंक्वायरी की रिपोर्ट पढ़ें जिसमें कि ATR का जिक्र किया गया है, जिसमें जुनैद जमशेद शहीद हुए थे, तो उसमें उन्होंने साफ साफ जो है वो मेंटेनेंस का बोल दिया था कि टर्बाइन का सेक्शन 1 का जो ब्लेड था उसकी 96 आवर्स ओवर ड्यू था, उसको 10,000 आवर्स पे रिप्लेस करना था, उसको नहीं रिप्लेस किया गया। और ये मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा फौपा था, एक बहुत बड़ा लैप्स था, जिसकी वजह से वो जहाज फटीग की वजह से वो इंजन उस वक्त जवाब दे गया। और वो अच्छा फ़खर, इससे पहले भी जब 2 जो एयर ब्लू भी था और भोजा भी था, उसमें जो जिम्मेदारी ज्यादातर आयद हुई थी वो पायलट पे ही हुई थी। अच्छा, पायलट एरर मैं आपको बताता हूँ, जनरली पायलट एरर इसलिए कह दिया जाता है कि दैट्स इजी वे आउट, क्योंकि जो पायलट है वो तो इस दुनिया से कूच कर गया होता है, तो अब वो ना बेचारा अपना डिफेंड कर सकता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि हम इतनी छुपा के क्यों रखते हैं ये रिपोर्टें। देखिए, मेरी अपनी फ्लाइंग जितनी है सारी वो अमेरिका की और ये मिडिल ईस्ट की है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई छोटे से छोटा एक्सीडेंट भी होता है ना, कोई ग्राउंड पे एक्सीडेंट हो जाए कि एक जहाज का पर दूसरे जहाज से टकराया है, उसकी रिपोर्ट पब्लिकली वेबसाइट्स के ऊपर छोड़ दी जाती है, अवेलेबल कर दी जाती है ऑन दी सिविल एविएशन या फेडरल एविएशन अथॉरिटी या NTSB की वेबसाइट के ऊपर। हमारे यहाँ उनको पता नहीं क्यों ये, चूंकि ये होता क्या है कि ये रिपोर्टें नौकरी बचाओ मुहिम ज्यादा होती है, ये असल में ये मसला है। अब ना मैं फ़खर मैं आपको रोकती हूँ क्योंकि इस वक्त जो कल के क्रैश के जो एक सर्वाइवर हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। सबसे पहले तो ज़ाहिर है ये मौज़ाना है एक कि आप बच भी गए, और आपकी तबीयत इस वक्त अब कैसी है? जी मैम, बेहतर है पहले से बहुत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो बर्न हुआ उसकी तकलीफ है बस, बाकी अल्लाह बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब इस वक्त क्योंकि बात हो रही है कि जो आपने देखा और सुना, थोड़ा सा बयान कर सकते हैं? अच्छा मैम, हुआ ये था कि जब जो है परवाज वहाँ से चली है, तो यहाँ पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया पायलट ने कि जो है हम लैंड करने लगे हैं। तो वो 2-3 दफ़ा हिट किया है जहाज़ नीचे, और उसके बाद वो रनवे पे आ गए। रनवे पे थोड़ा सा मूव किया है, वो किसी वजह से नहीं रुका, क्या हुआ है, लेकिन पायलट ने बड़ी तेज़ी से जो है उसको दोबारा ऊपर उठा लिया। ऊपर उठाने के बाद उन्होंने 10 से 15 मिनट जो है वो ऊपर हवा में उसको उड़ाते रहे। थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट की है कि जी मैं लैंडिंग करने लगा हूँ, आप सीट बेल्ट वगैरह बांध लें। तो वो लैंडिंग जो है वो जो खिड़की से नज़र आ रहा था वो ये था कि जी मलीर कैंट का एरिया है ये। तो जैसे ही उन्होंने लैंडिंग करने के लिए जो है वो जहाज़ को नीचे किया है, तो सडनली जो है वो क्रैश हो गया।
और कोई आपको इशारा नहीं था, कुछ बताया नहीं, कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि क्रैश होने वाला है? कोई इंजन में कुछ महसूस हुआ, कुछ नजर आया? मैम स्मूथली चल रही थी, सारी चीजें स्मूथली चल रही थी। जब उन्होंने रनवे से दोबारा उठाया उस वक्त भी स्मूथली चल रही थी। ठीक है, स्मूथली चल रही थी। जब क्रैश हुआ था उसके बारे में अगर आप माइंड ना करें कुछ बता सकते हैं, उस वक्त क्या मैम, मनाजिर थे, क्या देखा सुना आपने? क्रैश होने के बाद जब आंखें खुली है, देखा है तो हर तरफ स्मोक था, आग थी और चीखो पुकार थी। तो सीट बेल्ट खोला है मैंने अपना, फिर एक तरफ रोशनी नजर आई है, उस तरफ जाने की कोशिश की है और जाने में कामयाब हुआ। बाहर निकल के फिर जंप किया, जंप निकल के बाहर आ गया। और जब आपने जंप किया था उसकी कितनी देर बाद आपको फिर रेस्क्यू किया गया था? उसके बाद जो है मैं जंप करके बाहर गया हूँ, बाहर जाके मैं लेटा हूँ। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर जो है मुझे जिना हॉस्पिटल जो है वो ट्रांसफर किया गया। और इस तमाम ये जो सारा वाकया हुआ था उस पर आप होश में थे? जी जी, होश में था बिल्कुल। और इस पर अभी तक तो सिर्फ आपको जो मामूली तौर पे आप जख्मी हुए हैं, डॉक्टर्स का क्या कहना है? जो हाथों पे बर्न हुआ है और एक टांग पे बर्न हुआ है वो है। और आपको अस्पताल से कब रिलीज किया जाएगा? मैं मैम रिलीज हो चुका हूँ। अच्छा, आप हो चुके हैं, आप घर पहुंच चुके हैं? जी जी, अभी अभी आया। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमें वक्त देने का। ऐसे अब आखिर में, क्योंकि पास वक्त थोड़ा रह गया है, आप क्या समझते हैं किन सवालात के जवाब मिलने चाहिए और आप क्या समझते हैं कि ये तहकीकात किस तरह से शफाफ हो सकती है, आज़ाद हो सकती है? जी मैं समझता हूँ इसको जो है ये जो कमीशन बना है इसको बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी दी जाए। इसको अगर तब्दील कर सकते हैं इसको तब्दील करें, उनको बिल्कुल एक नया फ्रेश जो है वो बोर्ड बनाया जाए जिसके ऊपर कल असल में CEO 30 सेकंड्स है, वो खुद बयान कर रहे थे, कह रहे थे कि इसको आज़ाद, इसका PI में रोल नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ वो यूँ लग रहा था कि जैसे एयरबस को बचाने की भी कोशिश करें। जब उन्होंने कह दिया कि एयरबस में या जहाज़ में कोई तकनीकी प्रॉब्लम ही नहीं था तो उन्होंने तो खुद इसको रूल आउट कर दिया कि जहाज़ बिल्कुल ठीक था। तो इस किस्म के बयानात जो हैं वो फिर इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, तहकीकात के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इस किस्म की चीज़ों से बचना चाहिए। 3 माह में इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो सकती। एक कॉम्पिटेंट लोगों का जो है दोबारा एक कमेटी बनाई जाए, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाया जाए और जिनका जो है CAA से ताल्लुक ना हो, डिफेंस के इदारों से ताल्लुक ना हो, PIA से कोई ताल्लुक ना हो, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हो, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हो, वो आकर के इसको इन्वेस्टिगेट करें। और फिर इस रिपोर्ट को जैसे फ़खर भी कह रहे थे पब्लिश कर देना चाहिए ताकि पब्लिश करना बहुत पढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर जुल्फ़िकार, फ़खर आलम और मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। मालूम अभी तक तो नहीं, अभी तस्दीक नहीं हुई कि कल ईद होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी से मैं कह देती हूँ कि आपको चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। ये थोड़ी सी सादा ईद है, बेरौनक किस्म की ईद है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जो भी गुजरे हैं, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे इस हादसे की वजह से, उसके लिए उनके लिए आप दुआ भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ईद जितनी अच्छी गुजर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।